नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम यूपीपी के लिए जो क्लास चलाई जा रही है परीक्षा बूस्टर के नाम से जीके जीएस के क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। इसका प्रैक्टिस सेट है जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, और क्योंकि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप सारे प्रीवियस ईयर हल कर लेते हैं तो आपको 40 से 50% आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मिल जाते हैं। इसमें मैंने करंट के क्वेश्चनों को छोड़ दिया है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि पिछले पेपरों के हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद ... में सृजित किया गया था। तो कब दोस्तों सृजित किया गया था? ये दोस्तों सृजित किया गया था आपका 1975 में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था। दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। कितना होता है दोस्तों? 8 वर्ष का होता है। इसकी स्थापना स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बड्समैन एंड और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन और इन्वेस्टिगेशन की तर्ज पर की गई थी। दोस्तों चलिए अगला देखते हैं। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट के निर्माण बादशाह ने, कौन से बादशाह ने करवाया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बताइए। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण कौन से बादशाह ने करवाया था? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं, जब ये क्वेश्चन आया था तो ये क्वेश्चन विवाद था इसमें। जैसा कि फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है जिसमें गंगा यमुना तहजीब की परंपराओं द्वारा परिभाषित समृद्ध संस्कृति है, जो हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक प्रथाओं, अनुष्ठानों, लोक व भाषाएं, परंपराओं को जोड़ता है। जो कि फर्रुखाबाद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1714 ईस्वी में हुई थी। और फर्रुखाबाद का नाम मुगल बादशाह फर्रुखसियन के नाम पर रखा गया था। काशी की तरह यहाँ एक गली में शिवालय स्थित है। काशी की तरह यहाँ पांचाल घाट एवं ऐतिहासिक विश्राम स्थल और पक्के घाट बने हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन विवादित था, इसमें मुगल बादशाह फर्रुखसियन के नाम पर रखा गया था दोस्तों ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है सौरा। सौरा जो है ये बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है जो कि फसल की कटाई के समय आयोजित किया जाता है। यह लोक नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि सौरा नामक लोकगीतों के साथ नाचे जाने के कारण यह एक सौरा नृत्य पड़ा दोस्तों। इस नृत्य में सौरा गाने वालों के दल अपने हाथों से लकड़ी के छोटे छोटे डंडे जो इसी नृत्य के लिए बनाए जाते हैं लेकर गोलाकार खड़े हो जाते हैं। जो कि सौरा नृत्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दाएं बाएं ओर से बढ़ने वाले डंडों पर अपने डंडे बजाता है दोस्तों। तो ये आपका सौरा नृत्य बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लोग नहीं लिख सकते हैं साथ में तो आप लोग सिर्फ कान में लीड लगा करके उसको आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। इसलिए मैं फास्ट रिवीजन के साथ मैं सिर्फ आपका रिवीजन करवाऊंगा, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन ये कर चुके होंगे, देखे भी होंगे, लेकिन रिवीजन के तौर पर मैं आपको ये सेट हल करवाता हूँ। तो चलिए कुछ, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, किसने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। जो कि आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद है, शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद को शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण अपनी शाही दरबार के लिए भी करवाया था दोस्तों। इसके शीर्ष पर स्थित 3 गुंबदों का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया है जो कि देखने में अति आकर्षित लगते हैं। यहाँ गुंबदाकार खोखों से बनी एक श्रृंखला है जिसका निर्माण मुख्य तौर पर हिंदू वास्तुकला से प्रेरित होकर किया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तजाय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राज्य की दस्तावेज है। तो कौन सी ये वो बुक है दोस्तों? तो ये आपका है रेड बुक। रेड बुक में क्या होता है? ये लुप्त प्राय प्रजातियों को रखा जाता है। जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसको IUCN की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये 1964 में हुई थी।
जो कि इसमें राज्य की सीमा के भीतर पशु, कवक और पादप प्रजातियों की मौजूदगी के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देती है। जबकि IUCN रेड सूची का मुख्य उद्देश्य उन पौधों पशुओं की सूची बनाता है तथा उनको हाईलाइट करता है जिस पर विलुप्त होने का जोखिम अधिक होता है। तो कहने का मतलब आपका ये रेड बुक 1964 में दोस्तों स्थापित की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर रेड हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पशु कोशिकाओं में नहीं होती है। जबकि कोशिका जीन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई है जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बन जाता है कि साइटोलॉजी किसको कहते हैं? ये कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। पादप व जंतुओं की संरचना अलग अलग होती है जो पादप को जंतुओं से भिन्न करती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और सेल्यूलोज की बनी होती है दोस्तों। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में भी सहायक होती है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है दोस्तों। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए, निम्न में से किस जात में बाह्य निषेचन होता है? तो बताइए दोस्तों, गेस करिए किस जात में आपका बाह्य निषेचन होता है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेढक में। मेढक में क्या होता है दोस्तों? बाह्य निषेचन होता है प्यारे दोस्तों मेढक में। मेढक का संघ कार्डेटा वर्ग एम्फीबिया होता है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना टिग्रीना है। जबकि वर्षा ऋतु इसका जीवन काल होता है। आपने देखा होगा जब बारिश होती तभी आपके सबसे ज़्यादा मेढक आपको देखने को मिलेंगे और इसका जो जीवन काल होता है वो वर्षा का ऋतु ही होता है। वर्षा में ही आपको ये सारे मेढक दिखाई देते हैं हर जगह। मादा मेढक जल में अंडों को एक समूह में रखती है, उस पर नर अपने शुक्राणु डालता है, मादा अर्थात निषेचन करता है। तो इस प्रकार से जो है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मानवों में आवाज़ डॉट डॉट द्वारा उत्पादित होती है दोस्तों। किस में होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कंठ में। क्या होता है? कंठ में। मानव में आवाज़ द्वारा उत्पादित क्या होती है दोस्तों? कंठ में होती है। स्वर ग्रंथ या स्वरतंत्र मनुष्यों में और स्तनधारी जीवों के गले में मौजूद एक ग्रंथ है जिसके प्रयोग से जीव भिन्न प्रकार के ध्वनियों में बोल पाते हैं। स्वर ग्रंथ के अंदर बहुत से स्वर रज्जु होते हैं। जब इन स्वर रज्जुओं के ऊपर से हवा का तेज बहाव होता है तब इनकी कपकपी से अलग अलग ध्वनियों की आवाज़ पैदा होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फास्ट रिवीजन के साथ हम लोग चल रहे हैं क्योंकि 23 तारीख से आपका एग्जाम लगा हुआ है, इसलिए सिर्फ आप इसको रिवीजन के तौर पर देखिए। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो दोस्तों कौन सी होती है कपास की खेती के लिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है ज़्यादातर। तो आपका हो जाएगा काली मिट्टी। कपास के लिए कौन सी है? काली मिट्टी। इसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, इसको काली कपास मिट्टी भी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है जो कि प्रायः कहाँ पाई जाती है? दक्षिण प्रायद्वीप पठार के क्षेत्रों में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में पाई जाती है। इसका निर्माण चट्टानों के दो वर्ग दक्कन ट्रेप एवं लौहमय नीस और शीर्ष से हुआ है। यह मिट्टी भारत की कछारी भागों में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो दोस्तों यह मिट्टी गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों के अधिकांश क्षेत्रों में, जैसे कर्नाटक के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, राजस्थान के बूंदी तथा टोंक आदि जिलों में विस्तृत होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति वो जानवरों जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्या नहीं है? एक सिंह गैंडा भी है, बंगाल टाइगर भी है, मिथुन भी है, तो आपका ये गाय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, अगला, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा दोस्तों बॉक्साइट पाया जाता है। जबकि एल्यूमिनियम के अयस्क होने के कारण बॉक्साइट की गणना दोस्तों महत्वपूर्ण खनिजों में की जाती है। इसकी प्राप्ति लौह भस्मों के रूप में होती है, जिसमें प्रमुख कौन से हैं? आपका बॉक्साइट प्यारे दोस्तों हैं। अगला क्या है आपका? फेल्सपार है दोस्तों। अगला क्रायोलाइट है दोस्तों, क्रायोलाइट है दोस्तों। अगला, भारत में मिलने वाले ये सभी भस्म
लैटराइट प्रकार के हैं जिसमें लाल एवं पीला लौहांश अधिक मात्रा में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है? तो बताइए कौन सा होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला उच्चतम कोयला वाला दोस्तों होता है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको प्रीवियस में आए हुए हैं, जो आपके यूपीपी का एग्जाम पिछले वर्षों में हो चुके हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, वही आपके सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रही हैं। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका दोस्तों पीट होता है, दूसरा आपका लिग्नाइट होता है, तीसरा आपका दोस्तों बिटुमिनस होता है, चौथा आपका प्यारे दोस्तों एंथ्रासाइट होता है। प्यारे दोस्तों, ये 4 प्रकार के कोयला होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो है कोयला गुणवत्ता वाला क्या होता है दोस्तों? एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट वाला कोयला होता है। और सबसे कम किस में होता है? पीट कोयला में होता है। इसमें मात्रा पीट में कितनी होती है? 50 से दोस्तों 50% से 60% होती है। और यहीं एंथ्रासाइट में देखा जाए, ये सबसे उच्च कोट का कोयला होता है और इसमें 85% से अधिक मात्रा रहती है कार्बन की। 85% से अधिक जो है मात्रा रहती है कार्बन की, किसमें? एंथ्रासाइट कोयले में। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा चिक्का। चिक्का जो है ये कई लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर दोस्तों बना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है बालकृष्ण विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि WHO विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर सामंजस्य बनाने एवं मानक विकसित करने वाली संस्था है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 193 देश सम्मिलित हैं। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 7 अप्रैल दोस्तों को 1948 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। इसलिए प्रत्येक वर्ष को 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जंतु के रचयिता कौन है दोस्तों? तो इसके पहले दोस्तों रचयिता कौन है? ये हो जाएगा आपका नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता इसके रचयिता हैं दोस्तों। यह भजन जो है महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन और उसका जीवन दर्शन भी था। कौन? वैष्णव जंतु ये जो है, और यह भजन गुजरात के नरसिंह मेहता का है। किसका है? नरसिंह मेहता का है। वह एक महान कृष्ण भक्त थे जिन्हें मीरा और चैतन्य के समतुल्य माना जाता है। किसको दोस्तों? नरसिंह मेहता को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? अस्थि सुसृता से प्रभावित होता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? गेस करिए, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हड्डियाँ। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? हड्डियाँ दोस्तों। ऑस्टियोपोरोसिस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पोरस यानी बोन्स। क्या होता है दोस्तों? बोन्स होता है। अर्थात यह ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियों की गुणवत्ता और घनत्व कम हो जाता है, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण सामान्यतः जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। दरअसल हड्डियां जो है कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन के अलावा कई प्रकार के मिनरल से बनी होती हैं, लेकिन अनियमित जीवन शैली और बढ़ती उम्र के साथ ही ये मिनरल जो है समाप्त हो जाते हैं, और जिस वजह से हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है। इसलिए जो है आपकी बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस आ जाती है। चलिए अगला देखते हैं। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र हस्तांतरित की थी दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा अजातशत्रु ने राजधानी अपने राजगृह से पाटलिपुत्र को हस्तांतरित की थी दोस्तों। अजातशत्रु ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटली ग्राम के जो है रणनीतिक महत्व के कारण उसकी किलेबंदी की, और कालांतर में जो है उसके पुत्र उदयन एवं पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो ऑप्शन नंबर डी पहले दोस्तों इसका सही हो जाएगा। चलिए, योगक्षेम वाहमयम किसका आदर्श वाक्य है दोस्तों? तो ये दोस्तों है आपका किसका है? पाक दोस्तों किसका है? ये हो जाएगा आपका LIC ऑफ इंडिया का दोस्तों। ये आपका उस समय करंट का क्वेश्चन है जो कि आ गया है। ये आपका जो है LIC उस समय LIC ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा का ये आदर्श वाक्य था दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू
खाड़ी अलग करता है? तो दोस्तों कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। ये जो है भारत और श्रीलंका को ये जो है अलग करता है, जो कि ये कहाँ है आपका? भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के ऊपरी भाग को अलग करता है यही। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका कौन है? आपका कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद को। देखिए पहले क्वेश्चन इस तरह से आते थे, बहुत ही हल्के क्वेश्चन, लेकिन आप आज का लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इसके सारे क्वेश्चन आप देख लेंगे तो इसके ऑप्शनों से और इन क्वेश्चनों के आपको 40 से 50% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों धनपत राय को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बताइए। ये आपका ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय के नाम से जानते हैं और उनको कलम का सिपाही भी बोलते हैं प्यारे दोस्तों, जो कि प्रेमचंद उर्दू से हिंदी लेखन में आए थे। प्रेमचंद नवाब राय नाम से उर्दू भी लिखते थे। उनकी सोजे वतन, नमाना प्रेम और कहानी संग्रह की सभी प्रतियां तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर ली थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, हरवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा मधुशाला के लिए। मधुशाला के लिए जाना जाता है। इनकी अन्य रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, यामिनी, ये दोस्तों इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था। 1900 दोस्तों 7 में हुआ था, 27 नवंबर को हुआ था। इनके पिता हरवंश राय बच्चन राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी थे और 1976 में पद्म विभूषण की उपाधि मिली थी। हरवंश राय बच्चन की 2 चट्टानें के लिए 1968 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था इनके हरवंश राय बच्चन जी को। हरवंश राय की प्रसिद्ध कृत मधुशाला है और जो उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित होकर लिखी गई थी। चलिए दोस्तों अगला, निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इंडिया गेट। इंडिया गेट को दोस्तों बनाया गया था। अगला, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? बताइए बताइए, ये भी करंट का क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की जो है आत्मकथा का शीर्षक गोल है दोस्तों। ये जो है मेजर ध्यानचंद सिंह भारत के भूतपूर्व हॉकी खिलाड़ी एवं कप्तान भी थे। उन्हें भारत एवं विश्व हॉकी के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किया गया था दोस्तों। और इन्हीं के जन्मदिवस पर, जो कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन है? ये दोस्तों आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। ये जो है वर्ल्ड वाइड के जो है आपके आविष्कारक हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जो है ये कहाँ स्थित है? ये आपका बिठूर में स्थित है। बिठूर में दोस्तों स्थित है, जो कि आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित वर्तमान उत्तर प्रदेश के बिठूर में स्थित है प्यारे दोस्तों। ये जो है वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहाँ ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की है। यही वह स्थल है जहाँ माता सीता ने अपने निर्वासन के दिनों में शरण ली थी और अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था दोस्तों। चलिए, अपनी कृत पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरता पूर्वक कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? किसने किया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही होगा चंद्रवर दाई ने किया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा प्रथम महाकाव्य है दोस्तों। प्रथम महाकाव्य है। इसके रचयिता जो कौन है? चंद्रवरदाई पृथ्वी के बचपन के मित्र और उसके राजकवि भी थे और उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा।
राष्ट्र कप मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ये हुआ था झांसी में। कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। कब हुआ था? 1800 दोस्तों 86 ईस्वी में हुआ था इनका। और गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि थे और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से अपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। और इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। और इनकी मुख्य रचनाएं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जानना जरूरी है। यह है पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर और झंकार, जय भारत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैथिली शरण से कोई रचनाएं बनती है तो इसमें से ज़्यादातर देखने को आपको मिल जाती हैं। चलिए, मथुरा कला विद्यालय किसके काल के दौरान अपने शीर्ष पर था दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कुषाण वंश। मथुरा कला कुषाण वंश दोस्तों। मथुरा कला परंपरा इस अवधि के दौरान विकसित कला परंपराओं में से एक थी। यह कला गंधार परंपरा से भी प्रचलित थी दोस्तों। चलिए, अगला है, गुप्त काल में टेराकोटा पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा कानपुर में स्थित है। कानपुर में स्थित है जो कि भीतरगांव मंदिर। यह एक गुप्तकालीन एवं मंदिर के अवशेष उपलब्ध हैं। कहाँ? भीतरगांव में, जो गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर नमूनों में से भी एक है। ईंटों का बना यह मंदिर अपने सुरक्षित तथा उत्तर सांचे में ढली ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था इसका निर्माण। इस मंदिर का 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है, जो कि बार बार के हमलों और पुनः निर्मित किए जाने के बाद मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया है दोस्तों। और इसमें जो है यह जो काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी के नाम से भी जानता है। और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और रहे इसके। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले मैं कई पार्ट आपको प्रीवियस के क्वेश्चनों को दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये क्लास यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी अभी तक मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको हल कर लेते हैं तो निश्चय ही आपको एग्जाम में दूसरों से अलग ही होंगे। तो इसके अलावा मैंने यूपी जीके का भी प्रैक्टिस सेट दे दिया हूं। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।